दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग और लेंदी हो सकता है। जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, या जो सिटीजन हैं और लीगल अवेयर होना चाहते हैं, कोई भी एजुकेटेड पर्सन जो अवेयर होना चाहता है, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। आज हम बात करने वाले हैं, हम इस पूरे सीरीज में बात करेंगे तरह तरह के केस लॉज जो इंडिया में बहुत फेमस केस लॉज हैं, उनके बैकग्राउंड क्या थे, जजमेंट क्या आया था, क्यों फेमस हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। प्रॉपर हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें केस लॉज को डिस्कस करेंगे। आज जो पहला और सबसे फेमस केस हमने उठाया है वो है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती का केस आपने बहुत बार सुना होगा, जिसमें बोला गया था इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फाउंड हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोपाउंड हुआ था। तो ये क्या था केस और क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसको हम दोनों को समझेंगे और फाइनल जजमेंट क्या आया था उसको हम समझेंगे। पहले हम बैकग्राउंड पे बात करते हैं कि केशवानंद भारती के केस में का बैकग्राउंड क्या था। देखिए, केशवानंद भारती जो थे वो एक मठ के हेड थे। मठ के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हुआ करती है, जैसा आप जानते हैं, और था भी। केरला के केशवानंद भारती एक मठ के रिलीजियस मठ था, जो हिंदू रिलीजन का एक मठ था, उसके वो महंत थे या हेड थे। उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। उसी दौरान 1950 और 1960 का दशक था, जब गवर्नमेंट ऑफ केरला ने लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आया। लैंड रिफॉर्म एक्ट में उनके वहाँ जो प्रोविजंस था वो ये प्रोविजंस था कि जो लार्जर लैंड ओनर हैं उनकी ज़मीन को सरकार लेकर रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो पुअर हैं या जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनके बीच में। ऐसा एक एक्ट उन्होंने पास किया था, जिससे अब आप ये एक्ट पास हुआ, लार्जर ओनर लैंड के पास, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं वो लेकर सरकार किसको देने वाली थी, जो पुअर हैं जिनके पास नहीं है। तो अब ज़रा आप समझिएगा। और साथ में ही उसी एक्ट में ये भी एक प्रोविज़न था, जो रिलीजियस जो मठ हैं उनके द्वारा हेल्ड की जा रही या होल्ड किए जा रहे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी ये कंट्रोल करता था, उनको भी रेगुलेट करने की बात करता था। तो इससे क्या हुआ, इससे दोनों तरह से वो जो रिलीजियस मठ था केशवानंद भारती का, उनकी प्रॉपर्टी अफेक्ट हो रही थी। तो स्टेट ऑफ केरला ने 1950 और 60 में लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आया, जो लार्जर लैंड ओनर हैं उनके प्रॉपर्टी को कर्टेल करके जो उनके पास लैंड उनको भेज रहा था। साथ में 1970 के दशक में सेम स्टेट केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसा गवर्नमेंट जो ऑफ केरला ने इम्पोज किया रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ओनरशिप ऑफ लैंड हेल्ड बाय द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। एक एक पास करते हैं और उसको लेके आ जाते हैं। इससे डायरेक्टली केशवानंद भारती और उनकी प्रॉपर्टी, उनका मठ जो था वो अफेक्टेड होता है। केशवानंद भारती ने 1970 में इस पूरे जो एक्ट से, जो भी लैंड रिफॉर्म एक्ट्स थे और जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने वाले जो एक्ट थे, उन सबको वहाँ के केरला हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इवेंचुअली वो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो केस आया और केशवानंद भारती के नाम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के नाम से वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला। जब ये केस चल रहा था उसी दौरान आप देखेंगे कि 24th अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद 25th अमेंडमेंट और 29th अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने पास कर दिया। उसमें उन्होंने पास करके लाया क्या, उन्होंने पास करके जो सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक्ट का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है उस पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। साथ में ये पास कर दिया कि जो पार्लियामेंट है वो, हालांकि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट्री अपने वहाँ एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकता है, अमेंड कर सकता है। और इस बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उनको रिस्ट्रिक्ट किया, पार्लियामेंट ने कानून बनाकर 24, 25, 29 वाला, कल सबको एक साथ पढ़ा जाए तो ये मेरी बात निकल के सामने आएगी। उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू पे रिस्ट्रिक्शन लगाया कि सुप्रीम कोर्ट हर एक लॉ पार्लियामेंट द्वारा पास हर एक लॉ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, इस तरह का एक इम्पोजिशन लगाया, एक रिस्ट्रिक्शन लगाया। साथ में ये भी पास कर दिया पार्लियामेंट ने कि पार्लियामेंट हालांकि सुप्रीम है, इसलिए पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, हटा सकती है, सप्रेस कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। इतनी सारी चीज़ों को इस दौरान बातें हो गई। जब फाइनल आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट में चला, उस सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को कंसीडर किया, लैंड रिफॉर्म एक्ट को कंसीडर किया, पार्लियामेंट के जितने भी बीच के अमेंडमेंट हैं 24, 25, 29 इनको कंसीडर किया। और सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू था वो, ये सबसे बड़ा बेंच था। पहले तो हम कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दें कि 13 जजेस का बेंच केशवानंद भारती में बनाई गई, जो अभी तक की सबसे लार्जेस्ट बेंच है। जो जजमेंट आया वो 7:6 के रेशियो में आया, मेजॉरिटी जजमेंट हुआ। साथ में केशवानंद भारती ने दिया क्या, इन्होंने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था उसको इन्होंने क्लियर किया और पॉइंट आउट किया, फाइंड किया। और एक लाइन में समझे तो इन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट
सारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, अमेंडमेंट किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकती है, बट इस बात का ख्याल रखेगी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर प्रोविजंस को डिस्टर्ब ना करे, उनको रिस्ट्रिक्ट ना कर रही हो, उनको सुपर इम्पोज ना कर रही हो, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो वहाँ पे आप लोगों के बीच में ये प्रश्न आता है कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो इसी केस में उन्होंने बताया कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया, जैसे कहा कि उन्होंने बताया कि सुप्रीमेसी ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है। ये देखिएगा। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ। तो पहले इन सबको थोड़ा टर्म को समझते चलें ताकि और थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। देखिए, जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब होता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कोई व्यक्ति सुप्रीम नहीं है, कोई पर्सन सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। मतलब हर एक चीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखते हुए देखेंगे, सोचेंगे और एक्ट करेंगे, काम करेंगे। पहली बात ये। रूल ऑफ लॉ रहेगा, किसी व्यक्ति का शासन नहीं रहेगा, हमेशा कानून का शासन इस देश में रहेगा। रूल ऑफ लॉ को हम बात करेंगे, कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या था। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट का मतलब था कि वही बात है कि वो रिव्यू कर सकता है, देश में कानून को इंटरप्रेट करने का उनको शक्तियाँ दी गई है, वो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, जजेस के अपॉइंटमेंट में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह का इंटरप्रिटेशन बाहर निकल के लाया गया और उन लोग बताया गया कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि और इन्होंने और इंटरप्रेट करते हुए और भी बेसिक स्ट्रक्चर को इन्होंने रिफॉर्म मतलब और भी पॉइंट आउट बताया कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर और हो सकते हैं। इन्होंने बताया कि द सिग्निफिकेंस ऑफ केशवानंद भारती केस लाइज इन द फैक्ट दैट इट एस्टैब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होल्ड्स दैट certain fundamental features of the constitution such as the supremacy of constitution, the rule of law and the independence of judiciary cannot be amended or abrogated by parliament through a constitutional amendment। इन्होंने बोला कि इन सब चीज़ों को जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, इन सब चीज़ों को आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड या एब्रोगेट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। एक पैराग्राफ और मैं पढ़ना चाहूँगा। द सुप्रीम कोर्ट इन हिस्टोरिक 7:6 मेजॉरिटी डिसीजन propounded the basic structure doctrine of the constitution which holds that certain fundamental features of the constitution such as democracy, secularism, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, इन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसे भी आप कर्टेल, इसे भी आप डिस्ट्रॉय या इसे भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी अमेंडमेंट करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में रख के कहेंगे कि ये ना डिस्टर्ब हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो टर्म्स हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर गाइडलाइंस हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो आप डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं अमेंडमेंट करेंगे जो डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब कर रहा हो, जो सेकुलरिज्म को डिस्टर्ब कर रहा हो। बार बार एक प्रश्न उठता है कि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर बाद में ऐड किया गया, पहले नहीं था। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंटरप्रेट करके बताया है कि डेमोक्रेसी के साथ सेकुलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक बड़ा डिबेट है और कई तरह से प्रूफ भी किया गया। जब आप ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के थीम को देखेंगे तो हमारा पूरी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी रिलीजन को फेवर नहीं करता है, वो किसी खास रिलीजन को को प्रमोट नहीं करता है। एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, डेट्स व्हाई ये बेसिक स्ट्रक्चर, उसके हार्ट एंड सोल में है सेकुलरिज्म। फेडरलिज्म, ये जो डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, इससे बेस्ट डिफिनेशन अभी तक कोई नहीं है जिसे आप समझते हैं। मतलब हमारा जो प्रतिनिधि है, जो हमको रूल बनाने वाले लेजिस्लेचर है, वो जनता खुद चुनेगी। सेकुलरिज्म का मतलब स्टेट का कोई भी रिलीजन से रिश्ता नहीं होगा, ये तो रियल मतलब होता है। इंडिया में क्या है कि स्टेट सभी धर्मों के लिए इक्वल काम करेगी। फेडरलिज्म क्या है, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म भी अपना बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरलिज्म का मतलब क्या है, फेडरेशन, आपने सुना फेडरेशन मतलब कई व्यक्ति जुड़ के एक समूह बनाए, उसी तरह कई स्टेट जुड़ के एक फेडरल स्टेट बनाते हैं, फेडरलिज्म बनाते हैं। अब तो अपने वहाँ फेडरलिज्म का एक सेंट्रल स्टेट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो जो कई स्टेट गवर्नमेंट है, सब मिल के एक साथ इंडिया को बनाते हैं, ठीक है। और पैरेलली सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना काम कर रहा होता है सबके लिए, और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना काम कर रहे होते हैं। दैट इज द फेडरलिज्म। ये फेडरलिज्म, ये भी अपना बेसिक स्ट्रक्चर है। रूल ऑफ लॉ, बात पहले भी मैंने डिस्कस किया था। रूल ऑफ लॉ भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है कि लॉ ही सुप्रीम होगा, लॉ से ऊपर कोई नहीं होगा, लॉ को ही मध्य रखते हुए सारा काम, सारा एक्टिविटीज किया जाएगा। इन सब चीज़ों को कैन नॉट अमेंड, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, इन सारे बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं।
द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। साथ में यही देखिए, केशवानंद भारती का केस क्या, साथ में 25th अमेंडमेंट, 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट को ओवरव्यू करें हम, तो उन्होंने यही कहा था कि जो लॉ पार्लियामेंट से पास कर दिया उसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती, और सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू वाले पावर को ही पार्लियामेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। एक लेजिस्लेचर और जुडिशरी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था उस टाइम पे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में क्लियर करते हुए कहा कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि रिव्यू करने का जो सुप्रीम कोर्ट को पावर है वो इटसेल्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इसको भी कर्टेल नहीं कर सकते, आप इसको भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। एंड कैन नॉट टेकन अवे बाय पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इवन आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे होते हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, पूरे प्रक्रिया से अमेंड कर रहे हैं, फिर भी जुडिशियल रिव्यू को मत अमेंड कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम पॉइंट कर रहे हैं कि केशवानंद भारती का केस कहाँ से शुरू हुआ था। एक लैंड रिफॉर्म एक्ट और एक रिस्ट्रिक्शन जो था रिलीजियस प्रॉपर्टी के हेल्ड पे, वहाँ से एक शुरू होता है। वो उस महंत जो होते हैं मठ के केशवानंद जी, वो केस करते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में आता है। उस दौरान पार्लियामेंट में अमेंडमेंट आता है 24th अमेंडमेंट और 25th और 29th। ये सब कहते हैं कि रिव्यू नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, और फंडामेंटल राइट को हम कभी भी चाहें तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कभी भी चाहें तो अमेंड कर सकते हैं। तो इससे बड़ा उथल पुथल उस बीच चल रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में 1973 में ये फाइंड आउट करके बताया कि आप कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, कोई भी आप अमेंडमेंट, पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेजिस्लेचर कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए करेगा। तो पूछा गया क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बेसिक स्ट्रक्चर के में आप बता दीजिएगा, डेमोक्रेसी को बताया, सेकुलरिज्म को बताया, फेडरलिज्म को बताया, रूल ऑफ लॉ को बताया और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को बताया। साथ में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इन सबको भी इंटरप्रेट करके बेसिक स्ट्रक्चर को बताया। तो ये रहा पूरा ओवरव्यू। आगे हम किसी दूसरे कहानी में दूसरी कहानी पर बात करेंगे, दूसरे केस लॉज पे बात करेंगे और उसके फाइंडिंग पे बात करेंगे। थैंक यू।